Hello, welcome all. Good evening to you all. My name is Vijay Kumar Dubey, and today we gonna talk about how to face interview for MPPSC State Engineering Examination. चूँकि जो भी ये लोग एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्रैक करते हैं, दोनों वर्जन्स के मतलब दोनों तरह के लोग हैं ना इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बात करेंगे. The most important thing, language doesn't matter. It doesn't matter from where you belong and from where you want to go. It doesn't matter. Only matters how do you communicate with the people. How do you communicate with the interviewer? That is the most important thing. If you don't know how to interact with the interviewer, then you cannot crack any interview, whether you are topper or anything else. It doesn't matter. The most important thing, whenever you are moving into the interview hall, for moving into the interview hall, you have to take care every aspect that related to your personality. Suppose आप हिंदी भाषा में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी भाषा में बात करिए. इट डजेंट मैटर कि इंटरव्यूअर इंग्लिश में सुनना चाहता है या हिंदी में. वैसे मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, जितने भी आपके लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं वो सबके सब वेल एक्सपीरियंस्ड और आज के लोग नहीं है. वो दे आर हैविंग मोर देन 30 years 20 years एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ इन देयर फील्ड. तो language doesn't matter. The matter is your content, what you are going to deliver there. That is the most important. So first step is how to appear in front of interviewer. Or how to face interviewer. See, अगर आप ऐसे लोगों से बात करो जो कि आज से 10 साल पहले 20 साल पहले स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम निकाल चुके हैं, उस टाइम सीन अलग था. ग्लोबलाइजेशन का समय इतना नहीं था. आपको पता है ग्लोबलाइजेशन 1992 के बाद से ही चालू हुआ भारत देश का. तो ग्लोबलाइजेशन मीन टू से वी ऑल आर वर्किंग इन ए सिंगल कल्चर विद इन ए सिंगल अम्ब्रेला ऑफ कल्चर. आप यहाँ से किसी और कंट्री में जाएंगे या भारत देश में रहेंगे, आपको एज ए प्रोफेशनल एक जैसा बिहेव करना है. तो उसका इफेक्ट जो है हमारी सरकारी फर्म्स में भी पड़ता है. ऐसा नहीं है कि सरकारी फर्म में नहीं पड़ा है. उस ज़माने में जो ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं और अभी जो ऑफिसर सेलेक्ट होने वाले हैं, मतलब भावी ऑफिसर मतलब आप लोग, बस यही डिफरेंस है. आपके बीच में जो लोग अभी हैं उनको they are talking about the globalization, so they are expecting उनके पास जो कैंडिडेट आए वो नॉलेज से बिल्कुल ही फुलफिल हो और उनका एटीट्यूड ऐसा हो कि वो काम के लिए तत्पर हैं, काम उनके लिए सब कुछ है. वर्क इज वर्शिप. तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस. whenever you are going in front of the interviewer, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप एक फ्रेश शर्ट या पैंट जो कि लूज हो, टाइट ना हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील करें,
वैसा आपको पहन करके जाना है, क्योंकि अपीयरेंस मैटर देयर। I have faced public service commission interview 2 times and UPSC interview 1 time. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन सभी में मैंने एक ही बात सीखा है, अपीयरेंस ऑलवेज मैटर। क्योंकि मैंने उन लोगों को भी देखा है जो सेलेक्ट हुए मेरे सामने, और जब वो सेलेक्ट हुए तो मैंने उनसे बहुत सारी मेरी फ्रेंडशिप हुई, मैंने उनसे जाना कि क्या क्या लैक्स होते हैं। आई लर्न एवरीथिंग बाय माई ओन एक्सपीरियंस। सेम एक्सपीरियंस आप भी फेस करने वाले हो, तो अपीयरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको ज़रूरत नहीं आप टाई पहन के जाए या कुछ, सिंपल शर्ट पैंट और आप ब्लैक शूज़, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट गेटअप है, जो कि एक दर्शाता है कि आप इंटरव्यू के लिए ही आए हैं, आप कुछ और करने नहीं आए हैं। ऐसा नहीं कि आप जीन्स और टी शर्ट पहन के चले गए या कुछ और। जनरली लोग जाते हैं, मैंने ये भी देखा कि लोग है ना जीन्स पे शर्ट पहन करके चले जाते हैं तो भी इंटरव्यू देते हैं। ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वो चेक करते हैं कि आपका अपीयरेंस क्या है, आप ऑफिसर जैसे दिखते हो कि नहीं दिखते हो। सबसे पहले आपको ऑफिसर जैसा दिखना है, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर बनने वाले हैं। तो ऑफिसर जैसा दिखने के लिए पहले आप फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपीयरेंस की। अगर लड़के हैं तो सिंपल शर्ट पैंट, गर्ल्स हैं तो वो सलवार सूट एक जैसा कलर का होना चाहिए। ऐसा नहीं अलग अलग कलर के आप ऐसे पहन के जा रहे हो। तो इंटरव्यू में पहला पॉइंट होता है अपीयरेंस का। आपके ज़्यादा बड़े बाल नहीं होने चाहिए, ज़्यादा छोटे बाल भी नहीं होने चाहिए। ऐसा नॉर्मल बाल आपके हेयर ऐसे नॉर्मल हेयर होना चाहिए ताकि आपका लुक दिखे। लुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि हम खाने को जितना ज़्यादा सजा के लाते हैं, भले खाना कैसा ही बना हो, पहले अपीयरेंस में हमें टेस्टी ही लगता है वो, है ना। ऐसा नहीं कि टेस्टी नहीं, हम बोलते हैं ना खाना बहुत अच्छा दिख रहा है, खाने में अच्छा लगेगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो वहाँ पे भी वही चीज़ होता है। उनको लगता है कि यार ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे से आया हुआ है, इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, इसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। तो उनको लगता है कि नहीं यार ये इसका इंटेलेक्ट हो सकता है, वी कैन चेक हिज और हर इंटेलेक्ट, है ना। सी इंटेलेक्ट, हाँ, सेकंड पॉइंट इज इंटेलेक्ट। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड इज इंटेलेक्ट। What do you mean by intellect? Intellect mean to say आप कितने इंटेलिजेंट हो या इंटेलिजेंट होने का दावा करते हो या दिखावा करते हो, ये बहुत जरूरी बात है। हम कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग ये मानते हैं, इस बात पे विश्वास रखते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने इंटरव्यूअर के सारे क्वेश्चन का आंसर बराबर दिया है, पर वो सिलेक्ट नहीं हुए। यहीं पे आप मार खा जाते हैं। आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, इंटरव्यूअर कभी नहीं सोचता है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर दें। वो ये सोचता है कि जब आप आंसर दे रहे हो उस टाइम आपका बिहेवियर क्या है, व्यवहार क्या है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कुछ बोल दोगे और आप सोच रहे हो कि आपने सही बोल रहे हो। ऐसा नहीं, सही और गलत का फैसला तो बाद में होता है। पहले ये होता है कि कहीं गलती से आप अपना इंटेलिजेंस दिखाने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखा दिया हो वहाँ पर। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हिला देता पूरी तरीके से। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस इंटेलेक्ट के आसपास होता है। इंटेलेक्ट इज लाइक ए शार्प नाइफ। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं यूज किया तो आपका हाथ कट सकता है। तो इंटेलेक्ट को बहुत ही ध्यान से यूज करना। आपको ऑल्दो यू नो एवरीथिंग, ऑल्दो यू हैव ऑल द आंसर व्हाट एवर बीइंग आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, बट दैट डजंट मैटर। उसने जो पूछा है उसको प्रिसाइजली आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया
अच्छा ये बताइए कि आप झांसी के रहने वाले हैं, तो झांसी की सबसे स्पेशलिटी क्या है? तो आप वहाँ पे बताना चालू कर दिए झांसी में ये अच्छा है, वो अच्छा है, आखिरी में आप बोल रहे हो सर झांसी की रानी है, वहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई थी, उसके नाम से फेमस। आपने सब कुछ घुमा करके आखिरी में एक आंसर दिया, तो वो क्या सोचेगा यार, मैंने इससे प्रिसाइजली क्वेश्चन पूछा था और ये ऐसा घुमा घुमा करके आंसर आखिरी में बोलता है कि भाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी है, वो भी फेमस। आपको ये पहले बोलना है, इतना घुमा के नहीं बोलना है। सर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी, वो शहीद हुई, उनके नाम से झांसी फेमस है। इतना सा आंसर देना है, ऐसा नहीं कि आपने इसको पूरा घुमा घुमा करके पूरा अच्छे से आंसर दे रहे हो और वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, नॉलेजेबल समझने की बजाय। तो इंटेलेक्ट को बहुत ही ध्यान से यूज करना है। देखो क्या होता है कि हर व्यक्ति हर सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं होता उसका। तो मैं तीसरा जो पॉइंट आ रहा है, दैट इज चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, हर तरह के जनरल नॉलेज लेकर के जाओ, हर तरह का जनरल अवेयरनेस रखो, कल के न्यूज़पेपर में क्या हुआ, आज के न्यूज़ के पेपर में क्या हुआ, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि व्हाट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। कल को पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको कहीं पे अपॉइंट कर दिया कि आपको इंडस्ट्रीज देखनी है, यू आर नाउ गोइंग टू चेक ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्री आपके अंडर। तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपको ट्रांसफार्मर आता है कि नहीं आते, इंडक्शन मोटर आता है कि नहीं आता है, आपको आना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द फर्स्ट पॉइंट इज, आप कोई एक सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग रखिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन ले लीजिए आप, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ले लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन ले लीजिए, कंट्रोल सिस्टम है, पावर सिस्टम। और मेरा तो ये पर्सनली मानना है कि इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन आ रहा है मतलब आपके बेसिक ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, पावर सिस्टम अच्छे से आता है मतलब आपके बेसिक ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। कहते हैं ना कि पहले हम बड़ा गोल तय करें तब छोटा गोल अपने आप मिल जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और इनका बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेशन। आप बड़े गोल को पकड़िए। इलेक्ट्रिकल मशीन हो सकता है आपने एग्जाम पास कर लिया हो, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप निकल, पर ऐसा जरूरी नहीं कि उस सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा नॉलेज हो। तो बहुत अच्छा नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपको बुक पढ़ने पड़ेंगे, तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो आप अच्छे से पढ़िए। आप जब कोई भी बुक सिलेक्ट करते हैं, मेरा ये मानना है, आप किसी भी राइटर का बुक सिलेक्ट करिए। आप ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, आप उस राइटर के जीवन का अनुभव पढ़ते हैं। बुक पढ़ने का मतलब ये होता है, जब कोई बोलता है ना कि थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे अप्लाई करते हो उस थ्योरी को। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर मैंने एमएच रशीद की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक उठाया है, या मैंने पीएस बिमरा की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक लिया है, तो या फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात कर रहा हूं, मैं विलियम एच हयात की, तो ये जो राइटर है ये आज के नहीं, बहुत पुराने राइटर हैं। और इनकी जो बुक है ना, वो सिर्फ बुक नहीं है, ये इनके जीवन का अनुभव है, जिस पे इन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। तो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन का अनुभव 1000 पेज 500 पेज की बुक में आपको पूरा दे देता है। सिर्फ आपका इतना काम रहता है उसको पढ़ के समझना। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो, कम से कम एक सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू में जाने से पहले एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपने ब्रूसली का कुछ कोट सुना होगा। यहाँ पर ब्रूसली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ये फाइटर बहुत अच्छा है, वो फाइटर बहुत अच्छा है,
आप उस एक लड़के को क्यों बार बार देखे जा रहे हो? मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कहानी क्या, पर थोड़ा मिलता जुलता ऐसे ही कहानी है। उस लड़के को बार बार क्यों देखे जा रहे हो? तो ब्रूस ली ने कहा कि वहां पे वो जो लड़का है ना, वो बहुत देर से एक किक की प्रैक्टिस कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक किक की प्रैक्टिस कर रहा है, ओनली वन किक। तो उसने बोला मुझे इन सब से डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे उस लड़के से डर लगता है। तो उसने बोले पूछे उस लड़के से आपको डर क्यों लग रहा है? भाई वो तो आपके बराबर एक्सपर्ट भी नहीं है। बोले ये मैटर नहीं करता कि मेरे बराबर वो एक्सपर्ट है या नहीं, उसकी वो एक किक ही काफी है, क्योंकि इस किक को 1000 बार उसने प्रैक्टिस किया है। जब आप एक चीज को 1000 बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपका वो फील्ड बन जाता है, और आपके फील्ड में आपको कोई हरा नहीं सकता है। बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ब्रूस ली ने भी यही बोला कि मुझे उस एक किक से डर लगता है, कहीं मुझे वो एक किक अच्छे से पड़ गया, हो सकता है मैं उठ ना पाऊं। ऐसी कुछ कहानी है। आई थिंक वो शायद से अपने स्टूडेंट को बता रहे थे या किसी और को बता रहे थे, बट ब्रूस ली ने जो बोला वो अपने जीवन का अनुभव बोला। दैट वॉज हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। इसलिए मैं बोलता हूं एक सब्जेक्ट तो स्ट्रांग रखो। इसलिए मैं बोलता हूं चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिसमें सबसे ज्यादा आप रुचि रखते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपने बोल दिया सर आई नो पावर सिस्टम, क्योंकि इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन यही होता है आपके सारे क्वेश्चन पूछने के बाद में कि आप क्या जानते हो, आपको क्या पता है। आपने बोल दिया सर मुझे पावर सिस्टम पता है, और आप सिमेट्रिकल ऑन सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा, है ना, आपके साथ में। तो आपको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट बहुत ही जरूरी है। किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए ये 3 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको रास्ता तय करते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको डिसाइड करेंगे कि आप इंटरव्यू पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो। तो ये बहुत जरूरी है। ये 3 क्वेश्चन को आप चाहे कहीं पर नोट कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चन को पूछ करके देखिए। आप कभी भी इंटरव्यूअर्स के सामने ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते हैं। आपको वही बोलना है जो जेन्यून है, और कोशिश ये करें कि आपका आंसर 1 लाइनर हो, एक लाइन में खत्म हो जाए। अब मैं आता हूं आपके पर्सनालिटी की बात करता हूं। तो 4th पॉइंट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की बात करें हम लोग, पर्सनालिटी मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल ऐसा कुछ ड्रेस वेस या कुछ पहन के आ गए तो आप बहुत ही डैशिंग दिख रहे हो, दैट इज पर्सनालिटी। दैट इज नॉट द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज योर इनर सेल्फ, व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। मतलब अब पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? ओके, so what is your name? You are telling yes sir, sir I am Vijay Kumar Dubey. Okay, tell me about yourself. You started telling about yourself like this. You are telling sir I am Vijay Kumar Dubey. Why you are repeating your name again? You don't need to repeat your name. He has already asked the question कि what is your name, तो आपको बताना है आपका नाम है। आपसे पूछा कि tell me about yourself, आपको बताना है सर आई हैव पास्ड माई डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज एट दिस ईयर, आई हैव डन डिप्लोमा फ्रॉम दिस कॉलेज एट दिस ईयर, आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, माई फादर नेम इज दिस, माई मदर नेम इज दैट, माई फादर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई और फॉर्मर, माई मदर इज हाउस वाइफ और एनीथिंग, आई हैव 2 brothers और सिबलिंग। यू टॉक अबाउट योर सिबलिंग्स, है ना। You talk about what that belongs to you, what do you like, what you have achieved in your life. That is about yourself. He has asked you question simply tell me about yourself, mean to say आपके बारे में बताना है, उसको ब्रीफिंग नहीं करना है, आपके बारे में आपको अच्छे से बताना है। सर माई फादर नेम दिस, माई मदर नेम दैट, आपको बताना है।
फादर का नाम, मदर का नाम, ब्रदर्स का नाम, सिस्टर का नाम, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, सिस्टर क्या करते हैं, ब्रदर क्या करते हैं। दैट इज अबाउट योर सेल्फ। आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, किस शहर को बिलोंग करते हैं, आपने कहाँ तक स्कूलिंग किया है, आपने कब कॉलेज पास आउट हुए, दिस ये सारे चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ आगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पर्सनालिटी का पार्ट है। टेल मी अबाउट yourself. This is not the question, although I have given a question mark, but ये क्वेश्चन नहीं है। He is just generally asking कि मुझे आपके बारे में बताइए। तो आपको कहाँ से शुरुआत करना है? सबसे पहले आपको आपके फादर को ध्यान में रखना है, मदर को ध्यान में रखना है, मतलब आपके पेरेंट्स को ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है? आपको आपके पेरेंट्स के बारे में बताना है। क्या है? पेरेंट्स का नाम, है ना। पेरेंट्स के बारे में बताना है। क्या है? पेरेंट्स का नाम, ठीक है। देयर वर्क, ठीक है, उनका नाम और उनका काम बताना है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या बताना है आपको उसमें? अबाउट योर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स में आपके ब्रदर सिस्टर जो भी आएंगे तो उनका भी नाम, या फिर अगर आपको नाम नहीं बताना है तो मत बताओ, पर उनका काम तो बता सकते हो, देयर वर्क, ठीक है। फिर अबाउट योर एजुकेशन, आपको किसके बारे में बताना? एजुकेशन। एजुकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, वेदर यू हैव डन मास्टर डिग्री और एनीथिंग एल्स, जो भी आपने किया है। तो आपको सीक्वेंस में बताना है, ऐसा नहीं। सीक्वेंस में कैसा? पहले आपको हायर डिग्री ऑर्डर बताना। हायर डिग्री मतलब आपका करंट एजुकेशन क्या है। सर आई हैव डन मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस ईयर, आई हैव पास विद दिस परसेंटेज, है ना। परसेंटेज भी बताना है आपको उसमें। फिर आई हैव डन बैचलर डिग्री from this year and this percentage. Then I have done my schooling in this year with the percentage. I have done my high school, जो भी ईयर है आपका वो बताना है विथ परसेंटेज। तो ये सारी चीज आपको कवर करना है। तो एजुकेशन के बारे में आपको बताना है। आप बाकी पेरेंट्स के एजुकेशन का नहीं बताना आपको। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के एजुकेशन आपको पता नहीं है, आप सिर्फ उनका काम बताओगे तो उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। ब्रदर सिबलिंग्स के एजुकेशन के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि सिबलिंग्स या तो काम कर रहे होंगे या तो नहीं कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको सिर्फ उनके काम के बारे में बताना है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ाई के बारे में बताना है। लेकिन आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल पूरी देनी है ना। तो दिस इज द मिनिमम पार्ट ऑफ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये कम से कम आपको इतना तो कवर करना पड़ेगा। तो हमेशा ये सेकंड क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तब जाकर के आपका आंसर पूरा होता है। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या है, मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये होता है कि क्या जो इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट है, इंटरव्यूअर ये सोचता है कि क्या उस अपने पूरे परिवार के बारे में या अपने बारे में अच्छे से बता सकता है या नहीं। ये पहला क्वेश्चन आपके 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है पहला क्वेश्चन। क्यों? अगर आप अपने सिबलिंग्स को ही भूल गए हो तो आप सिस्टम क्या चलाओगे? ये एक जनरल सोच है। आप अपने पेरेंट्स को ही भूल गए तो आप सिस्टम क्या चलाओगे? तो बेसिक है कि आपका जो बैकग्राउंड है उसको आपको अच्छे से याद रखना और सीक्वेंस में बताना है। तो दिस इज योर बैकग्राउंड बेसिक।
आपको भूलने की बीमारी भूलनी पड़ेगी। अगर आप भूलते हैं तो भूल जाइए कि भूलना किसको बोलते हैं। साफ है ये। अगर आप बोलते सॉरी सर, बार बार सॉरी सर, अरे सॉरी सर गलती होगी, सॉरी सर ये हो गया, उसने इंटरव्यूअर ने आपको करेक्ट कर दिया, सॉरी सर मुझसे गलती से निकल गया। सॉरी बोलना बहुत आसान है, बट सॉरी सिर्फ वाइवा में, तो वाइवा तक सीमित है। वाइवा के बाद कोई सॉरी नहीं। जब आप इंटरव्यू में आते हैं तो वहां पे कोई सॉरी नहीं चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी का आंसर देना है, और कोशिश ये करें कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आप एक लाइन में खत्म कर देंगे। सॉरी, क्योंकि आप जितना लंबा आंसर खींचेंगे तो आपके आंसर से ही क्वेश्चन बनता चला जाएगा, और फिर आपको घुमाता चला जाएगा, और जब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक वो खुद तक नहीं जाएगा। कई बार बोलते ना यार मेरा 2 घंटे इंटरव्यू चला पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है 2 घंटे इंटरव्यू चलने के बाद में? क्योंकि आपने क्या किया, उसको लंबे लंबे आंसर देके बोर कर दिया है, और वो आपकी मजे लेना चालू कर दिया है। उसको तो एंटरटेनमेंट का उसको मिल गया एक इंसान, ऑलरेडी वो सरकारी आदमी है, उसको सोचा कि मिल गया, चलो ये 2 घंटे निकालते इसी पे ही अपन बाकी सबको भगा देंगे। ऐसा तो जो 2-4 जेन्युइन होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। कोशिश यह करें कि 1 से आधे लाइन में आंसर दें, लंबा लंबा आंसर देने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछ लिया x/r रेशियो क्या होता है, आप पता नहीं कहाँ कहाँ सिंक्रोनस एक्साइटेशन और कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे आप घूमते घूमते। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें है ना। तो ये आपका हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में अगर आपने सारा कवर कर लिया तो उसको टाइम पास करने का समय ही नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो आपसे पूछेगा ही नहीं आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में सब कवर कर लिया है ना। दूसरा, जब भी आप वहां पे जाए तो सिटिंग पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप ना तो ज्यादा ही आई कांटेक्ट मिलाए ना ही कम मिलाए, एवरेज होना चाहिए वहां पर। ऐसा नहीं आप घूर के देख रहे हो, उसको लगेगा यार ये आदमी बहुत कॉन्फिडेंट है, आज लग रहा है इंटरव्यू क्लियर करके ही जाएगा ये। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा उसको देखो, थोड़ा से चेहरे का मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ आंखों को थोड़ा बहुत इधर उधर या इधर उधर थोड़ा से करने का। उसको लगना चाहिए कि वो जिस व्यक्ति से इंटरव्यू ले रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आंख घूर के देखोगे तो उसको लगेगा यार ये ओवर कॉन्फिडेंट है, वो पहले आपको निकाल देगा जल्दी से। तो घूर के नहीं देखना है किसी को भी। आपको ज्यादा मुंडी भी यहाँ वहाँ नहीं हिलानी है, नहीं तो समझेगा इसको कुछ आता ही नहीं है, गधा है ये, समझे। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि आई कांटेक्ट रखेंगे और ज्यादा हैंड जेस्टर्स ना करें, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डिबेट। आप ना तो डिबेट करने जा रहे हो ना ही ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हो। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरा हैंड जेस्टर्स का मूवमेंट ज्यादा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, बट जब मैं इंटरव्यू बैठूंगा तो मेरा हैंड जेस्टर लिमिटेड होना चाहिए। ज्यादातर कोशिश करो कि जो चेयर होती है, चेयर के जो हैंडल्स होते हैं वहां पे हाथ रखे ऐसा और स्ट्रेट बैठे और अपने आप को रिलैक्स करे, बॉडी से नहीं दिमाग से। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज आप इंटरव्यू का जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये मत सोचना कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये तो कभी सोचना ही नहीं। अरे क्या होगा, नहीं निकलेगा फिर से ट्राई करेंगे। दुनिया में क्या ट्राई करना क्या बुरी बात है, ट्राई करना ही शब्द है दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम जैसे लोग हैं दुनिया में। इसलिए आपको इस बात को ध्यान देना है कि निकलना नहीं निकलना एक अलग बात है, लेकिन इस बात का जरूर आपको ध्यान देना है कि आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ में और सही तरीके से और कम से कम शब्दों में आंसर देंगे। तो इसमें क्या पॉइंट इंक्लूड हो गया, कॉन्फिडेंस। तो हम लोग बात कर रहे थे हैप्पीनेस की। अब आप सोच रहे हो कि यार सर हम तो यार बहुत ही अभी इंटरव्यू देने आए हैं,
और हमारे अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा है, और अभी हम कैसे इंटरव्यू फेस करेंगे? आप बोल रहे हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। अरे बोलते ना कि संकट मोचन भगवान श्री हनुमान जी बोलते हैं, आप उन पे छोड़ दो सब पूरा, और जय श्री राम बोल करके अंदर चले जाओ, बस सिंपल। अंदर जाइए और आराम से वहां पर बैठिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने किसी सगे संबंधी रिश्तेदार से मिलने आ रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि कभी कोई लड़का लड़की देखने जाता है, या लड़की लड़के को देखने जा रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, आज का ज़माना है, ऐसा नहीं मैं एक साइड से बात कर रहा हूँ, दोनों साइड से हो सकता है। कैसे अंदर में कॉन्फिडेंस होता है कि आज हम तो अच्छे से बात करके आएंगे, हम लड़की के घर वाले से बात करके आएंगे। लड़की वाले सोचते हैं आज हम इनसे पूरा बात करके आएंगे, ऐसा पूरा पता कर लेंगे कि हम आगे हमारा भविष्य है कि नहीं है, whether we can go forward or not, we have future or not। ये कॉन्फिडेंस समझते हो? ये कॉन्फिडेंस ही चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए आपको वहां पे भी। हालांकि आप वहां शादी करने नहीं जा रहे हो, बट आप वहां पे जा तो रहे हो किसी से बात करने के लिए, और वो ऑफिसर रैंक का आदमी। लेकिन जहां आप उससे घुल मिल गए थोड़ी देर, आपने उसको अच्छे से हंसी मजाक में, मतलब मजाक तो नहीं, हंसी खुशी हैप्पीनेस के साथ में आंसर दे दिया आपने, तो मैं आज इस बात की गारंटी बता रहा हूँ, जितने लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप कमेंट करके देखना बताना आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यूअर ने आपके साथ में क्या किया होगा। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, वो आपके साथ घुल मिल जाएगा और प्यार से बात करना चालू करेगा, और बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि आपका पड़ोसी कोई व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है। अरे उनको भी कोई शौक नहीं किसी को डराने का यार, वो भी चाहते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट आए वो थोड़ा हंसमुख हो, थोड़ा से ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा इस लेवल का व्यक्ति हो जिसको हम अपने सिस्टम में, हमारे गवर्नमेंट में उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको हम उससे इन फ्यूचर अच्छे रिलेशन रख सके, क्योंकि आने वाले टाइम में वो भी रिटायर होगा, उसको भी आपसे रिलेशन बनाने होंगे। ये सच्चाई है, ट्रुथ है। आज आप रिक्रूट हो रहे हो, कल को वो रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 20-21 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो उन्होंने कम से कम जिसको रिक्रूट किया है, कम से कम उनकी जान पहचान रहेगी तो आगे भी बातचीत करेंगे। इसको बोलते हैं सोशियोलॉजी बोल दो, सब्जेक्ट का नाम है, बोलते सोसाइटी बोल दे, या सोशल बोल दो, कि हम सोशली इंटरेक्शन बोल दो, है ना, लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन, लॉन्ग टर्म रिलेशन। लोग चाहते हैं आपसे बात करना, ऐसी बात नहीं है। इंटरव्यूअर भी चाहता है कि वो आपसे बात करे, वो आपको समझे, ताकि कभी भी आप भविष्य में टकराओ तो उनको लगे कि यार मैंने एक क्या बंदे को सिलेक्ट किया है, मैंने क्या बच्चे को सिलेक्ट किया है, तो आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। कई बार आपने टीचर से पूछ के देखिए, आज आपने रिटन टेस्ट क्रैक किया है? आप कभी अपने स्कूल के टीचर से जाके मिल के देखिए, वो आपको क्या बोलेंगे। भले आपको क्लास में कभी सजा दी होगी या नहीं भी दी होगी, लेकिन आज आपको इनको बताओगे ना कि सर देखिए मैंने MPPSC का स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर कर लिया है, पास कर लिया है, तो बोलेंगे वाह बेटा वाह। वो भी 10 लोगों को बताएंगे, देखो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कहाँ पहुँच गए हैं। उनको भी अच्छा लगता है। ऐसे ये लोग भी है, इंसान ही है सब, कुछ अलग नहीं है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन लाइक अस। तो वो भी सोचते हैं कि हम जिसको सिलेक्ट करें वो सिस्टम में बहुत अच्छा काम करे, सिस्टम में एक अच्छा रिफॉर्म लाए, एक कम से कम ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर आइडिया होता है, जो कि रिफॉर्म लाने की ताकत रखता हो। हर नेता नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, और हर नेता मनमोहन सिंह भी नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस रास्ते में जाना चाहते हो। तो आपका ये पहला स्टेप होता है इंटरव्यू, जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन में एंटर करते हैं। उसके बाद तो बहुत, ये जो पहला स्टेप है तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद चालू होती है अग्नि परीक्षा। हम कहाँ कहाँ से जलते हैं, कहाँ कहाँ से हमारा शरीर बर्न करता है, हमें पता भी नहीं चलता है, और कब कौन मलहम लगा के चला है ये भी पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि सिस्टम खराब है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हैं।
कभी भी फिल्मों से सिस्टम को जज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छे लोग रहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी कंट्रीज में भी अच्छे लोग होते हैं। हमारे पड़ोसी में भी 10 मेंबर रहते हैं, उसमें 10 में से 2 मेंबर तो बहुत अच्छे होंगे, आपको पता होगा ये बात। भले 8 खराब है, लेकिन आपको बोले नहीं यार वो बच्चा अच्छा है, नहीं वो अंकल अच्छे हैं, नहीं वो आंटी अच्छे है, आप बोलते होंगे ना ऐसा। तो डर को निकाल दीजिए, आप ये समझिए कि वो हमारे ही पड़ोस के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बस आपको उनसे मिलने जा रहे हो और आप भविष्य में भी आप उनसे मिलते रहेंगे। तो उसमें सबसे बहुत जरूरी बात है हैप्पीनेस। आप सिलेक्ट होना है तो आपको सबसे पहला स्टेप है हैप्पीनेस आपके इसमें, कि आज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो यार, क्या बात है, इंटरव्यू है ना, कोई बात नहीं, घर पे आएंगे, मिठाई खाएंगे, देखेंगे रिजल्ट, नहीं तो फिर ट्राई करेंगे। हमसे ताकतवर कोई हो सकता है क्या दुनिया में? आज क्रैक किया, दोबारा क्रैक करके फिर मिलेंगे उनसे, फिर क्रैक करें। पर ये बात हमेशा याद रखना, हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में खुश रहने वाले लोगों की तादाद कम है, दुखी लोग बहुत ज़्यादा है, तभी इतनी एबनॉर्मलिटीज़ है। ये एबनॉर्मलिटी कभी सॉल्व नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक की सॉल्व करोगे दूसरा बिगड़ता है, दूसरा बिगड़ता तब तो ये और बिगड़ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दुनिया में बहुत समस्याएं होती है, समस्याओं का समाधान भी है। सा से समस्या, सा से समाधान। तो आज का जो भी इंटरव्यू सेशन, ये जो लाइव ये जो सेशन आपने देखा है, इसको देखने के बाद आप बताइएगा कि आपके विचार क्या है कमेंट में। आपको अच्छा लगता है कि मैंने कुछ वैल्यूएबल बातें बताई आपके जीवन से रिलेटेड, तो आप लाइक करिएगा जरूर। और मुझे बताइएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपने आपके इंटरव्यू में क्या बताया है। क्या आपने पूरे कंटेंट कवर किए हैं? क्या आपने कॉन्फिडेंस दिखाया है या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया था? क्या आपने मिनिमम वर्ड्स में आपने आंसर दिए हैं? क्या आपके पास हैप्पीनेस था? बहुत ही जरूरी बात है, क्या आपने इंटरव्यू फेस करते समय आपकी पर्सनालिटी का ध्यान रखा था या नहीं? पर्सनालिटी मतलब ये नहीं सिर्फ लुक, पर्सनालिटी मतलब योर इनर सेल्फ। ठीक है, क्या आपने इस बात का ध्यान रखा था? चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप नाम लेने वाले हो उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए। एक बार देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है आपको नहीं पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपने गलती से ये बोल दिया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर मुझे पूरा आता है, तो आपका शो उसी टाइम फ्लॉप हो जाएगा। Nobody is perfect in this world. It is you. It is your perception about perfectness. तो आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है बहुत पसंद है, आप वही बोलिएगा और वही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। थ्योरी के साथ में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आप करिए साथ में। आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आप लगभग उस थ्योरेटिकल पार्ट के प्रैक्टिकल पोर्शन को टच कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में होता क्या है, हम लोग डाटा लेते हैं, कंप्रेसर चला कितने मीटर क्यूब पर आवर पे चला, मोटर चली कितनी पावर खींच रही, कितना करंट खींच रहा, कितना वोल्टेज चल रहा है अभी, what are all these things, these are data which we are collecting from the field। तो जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आप उस थ्योरी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी कवर करते हैं साथ में। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने न्यूमेरिकल छोड़ दिया, थ्योरी पढ़ते हैं। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बहुत बार बार पढ़ रहे, उनको याद नहीं होता। क्यों नहीं याद हो रहा? बिकॉज उन्होंने उसका न्यूमेरिकल किया ही नहीं। अगर आपने ट्रांसफॉर्मर ले लिया टॉपिक, तो कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या असेंबलीज होती हैं, ट्रांसफॉर्मर में कितने टाइप्स होते हैं, हाई वोल्टेज में कौन सा यूज करते हैं, लो वोल्टेज में कौन सा यूज करते हैं, स्टेप अप क्या है, स्टेप डाउन क्या है, ईएमएफ इक्वेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या है, और कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, आरटीसीसी क्या है, रिमोट टैप चेंजिंग बोलते हैं,
बूस्टर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टार डेल्टा क्या है, डेल्टा स्टार क्या है ना, ओपन कनेक्शन, वी कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन, ये सारे ट्रांसफॉर्मर में होते हैं। इनके न्यूमेरिकल, एसोसिएटेड न्यूमेरिकल, मैंने क्या बोला, जब भी आप न्यूमेरिकल करते थ्योरी के साथ में तो मतलब आप उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी थोड़ा से कवर करते हैं। भले आपने प्रैक्टिकली चीज़ें देखी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसका डाटा आपके पास जरूर रहता है और उस डाटा से आप बता सकते हो कि आपने जो थ्योरी समझा है वो सही डायरेक्शन में समझा है या नहीं समझा है। क्योंकि इंटरव्यूअर हो सकता है आपके हाथ में पेन और कॉपी थमा दे, चलो ठीक है मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आप आंसर निकाल के बताइए मुझे। ऐसा होता है। जब मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो मेरा भी ऐसा 2 घंटे इंटरव्यू चला था, मैंने 2 घंटे सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहा था बैठ करके। मैं हर सब्जेक्ट से मैंने वहाँ पे बोला कि सर आप कोई भी सब्जेक्ट ट्राई कर सकते हैं। मैं भी मेरिट में आया था पर एक ही पोस्ट थी तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, तो फिर भी ट्राई करते रहता हूँ मैं, कम से कम इंटरव्यू तो फेस करते ही हूँ मैं। तो आपको भी फेस करना है और एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम पास होने वाले लोगों से तो सीख सकते हैं कि वो कैसे पास हुआ है, पर जीवन में फेल ना हो इसलिए हमें उन लोगों को भी देखना है कि जो फेल होते हैं तो किस कारण से फेल होते हैं। उनका अनुभव आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। हो सकता है आज आप पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे निकल गए होंगे, आपके पेरेंट्स आपसे कम पढ़े लिखे होंगे, पर उनके जीवन का जो अनुभव है, उनका क्वालिफिकेशन आपसे ज़्यादा बढ़ा देता है। भले वो 10वीं पास हो या 11वीं पास हो या 5वीं पास हो, इट डजेंट मैटर। उनका अनुभव आपके क्वालिफिकेशन से कई गुना ज़्यादा है और वही अनुभव उनका क्वालिफिकेशन है, जीवन का अनुभव। कभी आप अपने पेरेंट्स से बात करिएगा, वो आप उनसे पूछिए कि मैं कैसे इंटरव्यू फेस करूं, तो आपको जवाब ही मिलेगा, कोई बात नहीं बेटा, तू तो जा, ट्राई कर, तेरे भाग्य में होगा तो जरूर निकलेगा। और व्यक्ति अपना भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है अगर वो चाहे तो। कर्म ही पूजा है, कर्म करना है आपको, तो कर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। और आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके लिए आपको इंटेलेक्ट को सही तरीके से उपयोग करना है। इंटेलेक्ट, इट इज लाइक ए शार्प नाइफ, ज्यादा तेज काट लिया हो सकता, ज्यादा तेज चला सकता आपकी उंगली कट जाए, है ना। तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंस दिखना है ना अंडर कॉन्फिडेंस। और इंटेलेक्ट कब शो कर सकते हो आप, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, चलो मैं आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 4 व्हीलर का लाइसेंस सभी के पास होता है, उसमें लिखा रहता है आरटीओ के हिसाब से आप कोई भी 4 व्हीलर चला सकते हो जिसमें 4 टायर हो। प्लेन में 3 ही टायर होते, तो क्या आप प्लेन चला सकते हो उस लाइसेंस पे? ये क्वेश्चन मैंने एक गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछा, उसने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया और उसका आंसर बहुत अच्छा लगा। आपको सुन के लगेगा क्या आंसर दिया उसने बोला ठीक है भाई साहब, आप चला तो सकते हो लेकिन आपको हवा में रिवर्स भी लगाना पड़ेगा। तो क्या आप रिवर्स लगाने के लिए तैयार है हवा में सेम लाइसेंस पे? इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो हालांकि मजाक हो गया, कॉमेडी हो गया, बट प्लेन चलाने के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, अलग लाइसेंस चाहिए। उसका टायर से कोई लेना देना नहीं है, आप टायर गिनते रहिए, वो आपकी मर्जी है ना। तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 व्हीलर का लाइसेंस लिया और प्लेन चलाने पहुंच गया, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्ट। एंड हाउ टू फेस इंटरव्यूअर, ना ही आपको बहुत ज़्यादा टाइट रहना है, ना ही ज़्यादा आपको लूज रहना है, ना ही उसकी आंख में घूर के देखना है, ना ही उससे ज़्यादा आंख बचा के हटना है, इधर उधर मुंडी नहीं घुमाना है। थोड़ा बहुत ऐसे, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं कैमरे के सामने देख रहा हूँ तो थोड़ा मैंने इधर देख लिया, थोड़ा इधर, फिर साथ अटेंटिवनेस समझते हो ना, ध्यान, उसको लगना चाहिए
कि आप उसकी बातों को दिमाग में प्रोसेस कर रहे हो, आप उसकी बात को समझ रहे हो, उसकी भावनाओं को समझ रहे हो। तो ये होता है, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ बता देती है कि आप ये इंटरव्यू निकालने वाले हो या नहीं। उन लोगों का तो इतना अनुभव हो जाता है, कई बार आप जब गेट से एंट्री करते हैं तभी उनको समझ में आ जाता है कि आप ये इंटरव्यू निकालने वाले हो या नहीं। उनको पता चल जाता है कि इससे क्या क्वेश्चन पूछना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इंटरव्यू लेते रहता हूँ, तो मुझे पता है, आइडिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है बाद में हम देखेंगे, कभी नेक्स्ट वीडियो सेशन आता है तो हम उसमें बात करेंगे। आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लगा? क्या आपने ये सारे पॉइंट आपने कवर कर लिए हैं या फिर कुछ मिस कर दिया है आपने? तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देना है इंटरव्यू के टाइम पे। और आपको जितनी मेरी बातें मैंने बोली गई है, कहीं पे वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। हो सकता थोड़ा आप बोर हो जाए मेरी बात से, बट मैं कोशिश किया कि आप बोर ना हो, ठीक है। और इसलिए ये सारा कवर करते हुए, सारी बात में ध्यान रखते हुए, और आपको इस बात को कमेंट में लिखना है कि आप क्या करने वाले हैं और किस तरीके से आप इंटरव्यू फेस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।